नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुर्खियों के साथ। पहले हफ्ते में शानदार कामकाज के बाद संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में कई अहम विधेयकों को पारित कराने की तैयारी। अध्यादेशों की जगह लेने के लिए दिवाला और बैंक्रप्सी कोड, दूसरा संशोधन विधेयक समेत 5 विधेयक आज लोकसभा में किए जाएंगे पेश। राज्यसभा के एजेंडे में मोटरयान संशोधन बिल समेत 3 विधेयकों पर विचार। तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली रवांडा यात्रा के दौरान रक्षा समझौते की उम्मीद। युगांडा में पहली बार संसद को संबोधित करने का कार्यक्रम। दक्षिण अफ्रीका में 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति के साथ अमेरिकी संरक्षणवाद और साझा हित के मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। उपराष्ट्रपति का युवा प्रशासनिक अधिकारियों से सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब तबके तक पहुंचाने का आह्वान। कहा, जन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी। – 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी होंगे कांग्रेस के पीएम पद के उम्मीदवार। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी का बयान। गठबंधन को लेकर भी राहुल गांधी ही करेंगे फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष की पार्टी नेताओं को बयान में संयम बरतने की सलाह। और एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने जीता पुरुष सिंगल्स का खिताब। फाइनल में थाईलैंड के गुनालवुत को हराकर रचा इतिहास। एशियन जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारत के खाते में 8 पदक तालिका में दूसरे स्थान पर। संसद के मानसून सत्र का दूसरा हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। दोनों सदनों में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार होना है। राज्यसभा में आज मोटरयान संशोधन विधेयक समेत 3 विधेयकों पर विचार होना है। वहीं लोकसभा में अध्यादेशों की जगह लेने के लिए आज कई विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें दंड विधि संशोधन विधेयक, उच्च न्यायालयों की वाणिज्यिक अदालतों और पीठों से संबंधित विधेयक, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा लोकसभा में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक समेत कई अहम विधेयकों पर आज विचार भी होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 अफ्रीकी देशों रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रवाना होंगे। रवांडा और युगांडा प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। यात्रा की शुरुआत रवांडा से होगी, जहां प्रधानमंत्री 23 और 24 जुलाई को रहेंगे। भारत के किसी प्रधानमंत्री का ये पहला रवांडा दौरा होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, डेयरी सहयोग, चमड़ा, कृषि और संस्कृति के क्षेत्र में समझौता होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवांडा में रवेरू मॉडल गांव का दौरा भी करेंगे और उपराष्ट्रपति कागामे के निरीक्षण में चलने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी के तौर पर 200 गायों का उपहार प्रदान करेंगे। This is a historic visit since it will be the first visit by an Indian Prime Minister to Rwanda. Rwanda is an important gateway to Eastern Africa, and we have elevated our bilateral relations with Rwanda to the level of our strategic partnership in January 2017. An important element of the program would be the visit to Ruweru Model Village for gifting of 200 cows as a contribution from India to the Jirinka scheme of Rwanda. We expect agreements to be concluded in the areas of defense, dairy cooperation, leather, agriculture, and कल्चर। इसके बाद प्रधानमंत्री 24 और 25 जुलाई को युगांडा का दौरा करेंगे। इस दौरान युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी से मुलाकात और प्रतिनिधि स्तरीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत युगांडा के संयुक्त व्यापार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युगांडा की संसद को भी संबोधित करेंगे। In Uganda, the elements of the program will include a call on the president, restricted and delegation level talks, banquet lunch hosted by the President of Uganda, an India-Uganda joint business event. The President will address the Ugandan Parliament.
This will be the first time that an Indian Prime Minister will address the Ugandan Parliament. His address will be telecast live in India and in many African countries. We expect to extend 2 lines of credit for the first time to Uganda of $141 million regarding electricity lines and substations and $64 million for agriculture and dairy production. और इसके बाद प्रधानमंत्री 25 से 27 जुलाई तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहेंगे, जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। इसमें प्रधानमंत्री ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ शिखर वार्ता में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अलग से भी मुलाकात होगी। साथ ही प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में खास तौर पर व्यापारिक मामलों में अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद दुनिया की स्थिति पर चर्चा होगी। वहीं अफ्रीकी देशों के साथ ब्रिक्स के संबंधों पर भी चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स सम्मेलन में अफ्रीका के कई देशों को पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया गया है। सम्मेलन में आतंकवाद समेत सीरिया, अफगानिस्तान और मध्य पूर्व की स्थिति पर भी चर्चा होगी। South Africa is organizing the 10th BRICS Leaders Summit under the theme BRICS in Africa, collaboration with developing countries for inclusive growth and shared prosperity in the 4th Industrial Revolution. BRICS leaders are expected to discuss, inter alia, global hotspot issues, international peace and security, global governance, trade issues, etc. during the restricted session. और आइए इस दौरे की अहमियत समझते हैं। हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, रवांडा का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा अगर समझे तो भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को काफी प्राथमिकता दी गई है। पिछले 4 साल में कई दौरे हुए हैं अफ्रीकी देशों के, किस तरह से अहमियत समझें इसकी? देखिए प्रीति, पिछले 4 साल में अगर देखें तो 23 विजिट हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से। कम से कम प्रधानमंत्री 4 बार गए हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट गए हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट गए हैं। प्रधानमंत्री 6 बार जा चुके हैं और 3 बार और जाएंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स का थीम है अफ्रीका आउटरीच, और वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर रवांडा की भी यात्रा सोचनी शुरू की, क्योंकि रवांडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर रहा है पूरे अफ्रीकन रीजन में। और रवांडा का कहें कि विकास दर दुनिया के देशों के विकास करने वाले देशों में अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में रवांडा के साथ बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स के सम्मेलन में किस तरीके से वे भाग लेंगे और किस तरह से अफ्रीका के मामले को ब्रिक्स में डिस्कस किया जाएगा, इस पर भी एक तरीके से वो मन बनाएंगे। और रवांडा की यात्रा इस रूप में भी आप देख सकते हैं काफी अहम है, क्योंकि रवांडा में अभी चीन के राष्ट्रपति रवांडा में हैं और चीन के राष्ट्रपति वहां से निकलेंगे और प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। तो रवांडा अफ्रीकन यूनियन का अभी अध्यक्ष है और रवांडा के नेतृत्व में अभी अफ्रीकन यूनियन के अंदर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें भारत और चीन को भी बड़ा अवसर मिलने वाला है। और जिस तरह से ब्रिक्स में अफ्रीका को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया है, वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका जाकर एक ऐसे माहौल बनाना, क्योंकि भारत का एक सहयोग अफ्रीका के साथ बिल्कुल दूसरे तरीके का रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग में रहा है। लेकिन अब भारत इस मामले में भी आगे बढ़ना चाहता है कि वो निवेश करे, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा दे, वहाँ डिफेंस सेक्टर में भी दूसरे देशों के साथ सहयोग करे। तो एक भारत की बढ़ती जो भागीदारी है अफ्रीका के साथ, उस भागीदारी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार यात्रा तीनों देशों में हो रही है। और जब ब्रिक्स का जब औपचारिक घोषणा पत्र होगी तो उसमें आपको दिखेगा प्रीति की किस तरीके से भारत, चीन, रूस, ब्राजील मिलकर अफ्रीका के मामले में सहयोग करना चाह रहे हैं। और एक तरह से ऐसे समय में जब पूरी तरह से अमेरिका ने एक व्यापारिक युद्ध छेड़ दिया है, जिसका असर अमूमन विकासशील देशों पर पड़ता है, ऐसे में ब्रिक्स क्या रणनीति बनाएगा और उस रणनीति का असर जो विकासशील देश है, खास करके अफ्रीका जैसे देश, उन देशों पर क्या पड़ेगा और भारत और चीन जैसे देश उन्हें किस तरह से मदद कर सकते हैं, इस बात पे अहम चर्चा हो रही है। भारत की इसमें अहम भूमिका होगी। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम पहलू को हमें समझाने के लिए अखिलेश सुमन आपका। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति की रविवार को दिल्ली में बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी को 2019 लोकसभा चुनाव के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए अधिकृत किया गया।
पार्टी नेताओं ने जोर देकर कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ही बीजेपी विरोधी धड़े का चेहरा होना चाहिए। हाल ही में गठित कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले की रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस कार्य समिति ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद गठबंधन पर निर्णय लेने के लिए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को अधिकृत किया है। साथ ही चुनाव अभियान समिति बनाने का जिम्मा भी उन्हें ही दे दिया गया है। श्री राहुल गांधी ही वो व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से दूसरे मित्र दलों, घटक दलों या वो दल जो हमारे मित्र दल बनना चाहते हैं या जहां संभावना है राष्ट्रहित में इकट्ठे चलने की, वो उनसे वार्तालाप करेंगे और वार्तालाप कर जो निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे वो कांग्रेस पार्टी को सर्वमान्य होगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक पार्टी राहुल गांधी नेतृत्व में जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस पार्टी का निर्णय स्पष्ट, सटीक और सपाट है। श्री राहुल गांधी हमारा चेहरा है। हम जनता के बीच में उनके नेतृत्व में जाएंगे। जो जनता निर्णय करेगी और हमें उम्मीद है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। जब हम सबसे बड़े राजनीतिक दल होंगे तो स्वाभाविक तौर से वही चेहरा होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बैठक को राहुल गांधी के अलावा पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पार्टी महासचिव अशोक गहलोत ने भी संबोधित किया। बैठक में सोनिया गांधी ने समान विचारधारा वाली पार्टियों के बीच गठबंधन की पैरवी की और कहा कि इस प्रयास में हम सभी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इस बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य नरेंद्र मोदी को रोकना है। See, as far as the CWC is concerned, I would rather call it a Congress non-working committee meeting under the leadership of the non-performing president, Mr. Rahul Gandhi. Because we have seen as to how the Congress party, because of its non-progressive agenda, has only come down in the elections after election. Most important decision that was taken in this CWC meeting was one point. The point was, हमें जीतना नहीं है, हमें किसी भी कीमत पर मोदी जी को रोकना है. This is a negative politics. People of this country want positive politics and development. सीडब्ल्यूसी की बैठक में लिए गए फैसलों पर आरजेडी और वाम दलों ने कुछ यूं प्रतिक्रिया दी। हमें 2004 हम बिसरे नहीं हैं। हमने बिना नेता के 2004 शिकस्त दे दी थी। तो 2004 का भी एक मॉडल है और दूसरा भी मॉडल हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि नेतृत्व के सवाल पर इस गठबंधन में कभी कोई गुरेज, कोई मतभेद नहीं होगा। बावजूद भाजपा की तमाम कोशिशों के ये मकबूल होगा और मुकम्मल होगा। सवाल है कि आपके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति तमाम भाजपा आरएसएस विरोधी शक्तियों को एक लेकर चलने की है कि नहीं है। वह राजनीतिक शक्ति और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में होगा। अगर वहाँ कोई गठबंधन नहीं हो पाया समान धर्मी राजनीति करने वाले लोगों का, तो 2019 के लिए रास्ता बहुत कठिन होगा, बड़ी कठिन होगी पनघट की डगर। और आइए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ निर्मल पाठक जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं भाषा के। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो 2019 में कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी होंगे। इस फैसले के बाद आप कितनी आसान या कठिन राह देख रहे हैं कांग्रेस के लिए आगे? देखिए, अभी उसमें काफी समय, अभी 7-8 महीने का समय उसमें बाकी है। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट हैं, इनमें चुनाव होने हैं। उसके अलावा एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। तो जब मैं अतुल अंजान जी की उनकी बात से काफी सहमत हूं, क्योंकि ये 3 राज्य तय करेंगे कि आगे इसका अपोजिशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस, जो कि गठबंधन के लिए उस पर दबाव भी है, और कांग्रेस क्योंकि यहाँ तीनों राज्यों में बाकी जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उनसे काफी मजबूत है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। तो इस समय इन तीनों में उसको तीनों राज्यों में देखना होगा कि वो दूसरे विपक्षी दलों को कैसे अपने साथ एडजस्ट करती है, और इसी से आगे 2019 की रणनीति भी काफी तय होगी।
और उस समय फिर कांग्रेस को बाकी राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने में हो सकता है मदद मिले, अगर वो यहाँ उससे सहमत होते हैं गठबंधन के लिए और उसके सहयोगी दल उनके गठबंधन की रणनीति से संतुष्ट होते हैं तो। क्योंकि 2019 में कांग्रेस के पास देखिए वैसे भी कोई बहुत ऑप्शन उनके पास नहीं है 2019 में जाने के लिए। कल CWC की मीटिंग में चिदम्बरम जी ने जैसे खुद ही उन्होंने जो बातें आई हैं उन्होंने खुद ही ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं, जो बड़े राज्य हैं, बिहार है जहां से बहुत ज़्यादा सीटें आती हैं लोकसभा की, उनमें कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर है। आंध्र प्रदेश में तो उसको पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में उसको 2 सीटें मिली हैं, तो ये करीब 200 के आसपास की सीटें हो जाती है। जब 540 में से 200 सीट ऐसी 200 या 250 सीट आप मान लें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस लड़ने लायक बची ही नहीं है, तो वहां उसको दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ उसको तालमेल करना ही पड़ेगा। और वो क्षेत्रीय दल क्योंकि उन्हीं राज्यों में है, कांग्रेस तो फिर भी दूसरे और राज्यों में है, एक पैन इंडियन पार्टी है जी, लेकिन क्षेत्रीय दल क्योंकि उन्हीं राज्यों तक सीमित होते हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि उनको उनकी भूमिका लीडिंग पोजीशन में वो बिल्कुल। और निर्मल जी कहीं ना कहीं अभी पोजीशनिंग हो रही है 2019 के लिए, बिल्कुल। और जैसे ही ये मध्य प्रदेश जी निर्मल जी, जैसा जो बात आप समझा रहे हैं अगर उसी को विस्तार दें तो हमने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिस तरह से विपक्षी दलों का रुख देखा, AIADMK बड़ा फैक्टर बन के उभरी, शिवसेना और BJD सबके अपने अपने रुख रहे हैं, TDP अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, यानी क्षेत्रीय दलों ने दिखा दिया कि उनका दबाव और दबदबा कायम रहने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस के लिए तो स्वाभाविक चेहरा है, लेकिन गठबंधन के लिए राह कैसी होगी? देखिए वही मैंने जैसे कहा ना कि क्षेत्रीय दल हर राज्य में अपना अपना वो हिस्सा वो उसको छोड़ने के लिए बहुत जल्दी राजी नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस भी इन 3 राज्यों में जहां अभी लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले वहां चुनाव होने हैं, इन 3 राज्यों में कांग्रेस अगर वहां अपने शेयर में से इन लोगों को संतुष्ट करती है, दूसरे और राजनीतिक दलों को, तो एक ही मैसेज जाएगा कि कांग्रेस भी एडजस्ट करने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस को भी हमें एडजस्ट करना चाहिए। लगभग क्षेत्रीय दलों से मतलब कांग्रेस सहित जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं सबकी स्थिति एक जैसी हो गई। कांग्रेस दूसरे नंबर की अभी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है देश भर की, लेकिन उसकी स्थिति भी किसी क्षेत्रीय दल से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। बिल्कुल। कांग्रेस के अभी 40 हैं, तो उसके तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में कांग्रेस के अगर 48 सदस्य हो गए हैं उपचुनाव को मिला के, तो तृणमूल कांग्रेस के भी 35-36 मेंबर हैं, तो बहुत ज्यादा किसी रीजनल पार्टी में और एक नेशनल पार्टी में कोई गैप नहीं बचा है विपक्ष की। इसलिए इन सभी दलों का और सबको लगभग यही लग रहा है कि किसी भी तरह से उनको नरेंद्र मोदी को हटाना है, उनको दोबारा सत्ता में आने से रोकना उनकी रणनीति लगती है। तो उसके लिए सबको एक दूसरे को एडजस्ट करने की रणनीति पर काम होगा। कांग्रेस ने मैसेज ये कल जो दिया है, उन्होंने ये कहा जो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार होंगे, वो उसी स्थिति में होंगे जब कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें होंगी। बिल्कुल। सबसे ज्यादा सीटें होने में भी ऐसा नहीं है कि आप अभी उनकी 48 हैं तो 48 से 60 हो गए तो उनको प्रधानमंत्री पद का दावा कांग्रेस का मान लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर 60-65 सीट आती हैं तो कोई, यानी अभी परीक्षाएं बाकी हैं, चुनौतियां बाकी हैं कांग्रेस के लिए और खुद राहुल गांधी के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल पाठक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मातृभाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया है। दिल्ली में संकल्प संस्था के आयोजित एक कार्यक्रम में कल उन्होंने कहा कि मातृभाषा के जरिए मुकाम हासिल करने में आसानी होती है। उपराष्ट्रपति ने संकल्प संस्था की मदद से सिविल सेवाओं में चयनित प्रतिभागियों से मुलाकात की और उन्हें प्रशासनिक भूमिका का महत्व भी समझाया, साथ ही गुरुओं को सम्मान भी दिया। रविवार को दिल्ली में संकल्प संस्था की मदद से सिविल सेवा में चयनित प्रतिभागियों से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुलाकात की। संस्था के आयोजित कार्यक्रम गुरु सम्मान अभिनंदन समारोह में उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मातृभाषा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कठिन से कठिन विषयों को मातृभाषा के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारों को नौकरी में मातृभाषा अनिवार्य करना चाहिए।
I suggest that all the state governments must focus on mother tongue. They must make a rule that unless you know the mother tongue of that state, you will not be eligible for employment. This should be done at the earliest by all the state governments. That's one way of motivating the children. Otherwise, everybody is going to school, English medium. उपराष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम के संबोधन में कहा कि देश का विकास होने से हर नागरिक का उत्थान होता है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास को विकास का सबसे बड़ा मंत्र बताया। We must take care of the suppressed, oppressed and depressed people. We must take care of the vulnerable sections. We must take care of the women. We must take care of the other people, the minorities, the weaker sections of any kind in any region. We must make them to feel that they are also part of the system. That is good governance. That is the real administration. संकल्प संस्था का मुख्य उद्देश्य देश और समाज के लिए समर्पित ईमानदार प्रतिभागियों को सहयोग करना है। इस साल सिविल सेवाओं के लिए चुने गए 900 में से 651 प्रतिभागी वो हैं जिन्होंने इस संस्था से मदद ली है। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को यूथ फॉर भारत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से देश के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया। साथ ही मां, मातृभाषा और मातृभूमि के सम्मान की बात कही। फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ चलाती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में यूथ फॉर भारत के प्रतिनिधियों से मुलाकात में अपने सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को साझा किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने मातृभाषा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कोई जितनी भी भाषा सीखना चाहे सीख सकता है, लेकिन उसे अपनी मातृभाषा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। So my advice to all the youngsters is always first master your mother tongue and then focus on national language and then learn English also. English also is useful. We should not be anti-English, but we should be anti-English mindset. Because the colonial rule has really हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वशक्ति, इसके ऊपर बहुत असर डाला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये भी कहा कि हिंदुत्व एक धार्मिक अवधारणा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है। Hindu means the cultural identity of this nation. How we lived, the traditions, the heritage, the family system, the value system, respect for the elders, respect for the parents, respect for the guru, respect for the animals, pasu, pakshi ko bhi manyata dete hain hindutva. The way of living, culture is a way of living. Religion is a way of worship. Religion is something different, the way you pray. But culture is the way you live. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जाति धर्म से परे जाकर लोगों को देश की प्रगति और विकास के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को चुनने से पहले उनके आचरण, क्षमता और योग्यता को बारीकी से परखने पर भी जोर दिया। उन्होंने युवाओं से सामाजिक कार्यों, खासतौर से समाज के वंचित तबकों के लिए बढ़ चढ़ कर काम करने की अपील भी की। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के प्रकाशन से पहले फैल रही अफवाहों से आम लोगों को सावधान करने के लिए रविवार को खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह आगे आए। उन्होंने कहा कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सभी वास्तविक भारतीयों को अपनी नागरिकता साबित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट में कहा कि 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित असम समझौते के अनुरूप इस रजिस्टर का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई को प्रकाशित होने वाला एनआरसी सिर्फ एक मसौदा है। इस पर दावों और आपत्तियों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा। एनआरसी का पहला मसौदा बीते साल की 31 दिसंबर को प्रकाशित हुआ था। इसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इन्हीं आतंकियों ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के कांस्टेबल की अगवा करके हत्या की थी। इनमें से एक विदेशी भी शामिल है जिसकी पहचान अबू मुआविया के रूप में हुई है। मारे गए आतंकी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। ये मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाने के लिए घेरा डाला। इसमें सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। ये आतंकवादी जिले में अपहरण और प्रशिक्षण ले रहे एक पुलिसकर्मी मोहम्मद सलीम शाह की हत्या में शामिल थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट के करीब हुए आतंकी हमले में 14 लोग मारे गए हैं।
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल राशिद दोस्तम के करीब 1 साल तक निर्वासन में रहने के बाद वतन वापसी के कुछ ही देर बाद काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक आत्मघाती हमला हुआ। हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हवाई अड्डे पर जिस वक्त धमाका हुआ उस समय दोस्तम सरकारी अधिकारियों और समर्थकों की एक बड़ी भीड़ के साथ हवाई अड्डे से निकल रहे थे। खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया के तहत 734 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि भारतीय खेल व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा की पहचान युवावस्था में करना सिर्फ हमारा नारा नहीं है। राठौड़ ने कहा कि हम ऐसी खेल व्यवस्था तैयार कर रहे हैं जिससे स्थानीय प्रतिभा को भी वैश्विक मंच मिल सके। इससे सभी भारतीयों को खेलों को मनोरंजन, शिक्षा और उत्कृष्टता के लिए अपने जीवन का हिस्सा बनाने में मदद मिल सके। वहीं एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले लक्ष्य सेन ने इतिहास रच दिया है। लक्ष्य ने थाईलैंड के खिलाड़ी को फाइनल में सीधे सेटों में हरा दिया। 46 मिनट तक चले मुकाबले में 21-19, 21-18 से शिकस्त दी। लक्ष्य ने पिछले साल इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था। भारतीय बैडमिंटन संघ लक्ष्य सेन को एशियाई जूनियर चैंपियनशिप जीतने पर 10 लाख रुपए की इनामी राशि देगी। वहीं भारत ने जूनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में 8 पदक अपने नाम किए हैं। भारत ने 2 गोल्ड, 3 रजत और कांस्य पदक जीते हैं। सचिन राठी ने 74 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत ने चैंपियनशिप में शनिवार को 3 रजत पदक भी जीते हैं। चैंपियनशिप में ईरान 189 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा। भारत 173 अंक के साथ दूसरे स्थान पर। उज्बेकिस्तान 128 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को तीसरे और अंतिम मैच में 4-0 से मात देकर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। भारतीय हॉकी टीम ने टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। भारत के लिए रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, मनदीप सिंह और आकाशदीप सिंह ने गोल किए। भारतीय टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने इंडोनेशिया में 18 अगस्त से होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई है। और अब बात खास शख्सियत की। महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज जयंती है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिक्कन गांव में 23 जुलाई 1856 को जन्मे तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। उन्होंने मराठी में मराठा दर्पण और केसरी नाम से 2 समाचार पत्र शुरू किए जो काफी लोकप्रिय हुए। तिलक अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए भी जाने जाते थे। वीर स्वतंत्रता सेनानी तिलक का 1 अगस्त 1920 को मुंबई में निधन हुआ था। वहीं महान क्रांतिकारी और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती है। आज ही के दिन 1906 को जन्मे आजाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वो 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो आजाद ने उसमें भी सक्रिय तौर पर हिस्सा लिया। बेखौफ अंदाज वाले चंद्रशेखर आजाद की काकोरी कांड, सैंडर्स की हत्या, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की क्रांतिकारी वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका रही, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार को उनकी तलाश थी मगर वो पकड़ में नहीं आए। 27 फरवरी 1931 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। आजाद ने बहादुरी से अंग्रेज पुलिस का मुकाबला किया और आखिरकार उन्होंने खुद को गोली मार ली और देश के लिए कुर्बान हो गए। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में स्वराज्य टू सुराज्य शीर्षक से लेख में कहा है कि न्यू इंडिया बनाने के लिए आज के युवाओं को तिलक और आजाद से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि तिलक ने अपने भाषणों, काम और लेखों के जरिए राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दोनों महान क्रांतिकारियों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि तिलक ने लाखों देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा का संचार किया। आजाद के बलिदान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके साहस से पीढ़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। आखिर में एक नजर डालिए देश भर के मौसम के हाल पर और ब्रेक के बाद देखिए सारा जहां। नमस्कार।